गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 3 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 300 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे आरपीएससी, नेट जेआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। आज पार्ट 4 की शुरुआत होने जा रही है और आज जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अब तक हमने डिस्कस किया है और अब तक हमने 8000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस कर चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस रचना को जो है तमिल वेद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नालियार दिव्य प्रबंधम। ठीक है, रखिएगा, नालियार दिव्य प्रबंधम जो है इसको तमिल वेद कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठता क्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कौन से आचार्य पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, ये जानना आवश्यक है। तो निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठता क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पहले आते हैं रामानुजाचार्य, फिर आते हैं मध्वाचार्य और फिर आते हैं निम्बार्काचार्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भेदाभेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, रखिएगा, द्वैताद्वैतवाद को जो है भेदाभेदवाद कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और कृष्ण किसके पूर्वावतार माने जाते हैं? तो राम और कृष्ण किसके पूर्वावतार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। ठीक है, रखिएगा, विष्णु को जो है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका आया था नेट में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु स्वामी। ठीक है, रखिएगा, विष्णु स्वामी जो हैं ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्वाचार्य। ठीक है, रखिएगा, मध्वाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पांचरात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो 5 विषयों के संवेद ग्रहण को जो है पांचरात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है परम तत्व, फिर मुक्ति, फिर भुक्ति, योग और फिर संसार। ये 5 जो है प्रमुख पांचरात्र धर्म कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राघवानंद। ठीक है, रखिएगा, राघवानंद जो हैं ये रामानंद के दीक्षा गुरु हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रज्जब अली खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जायसी की किस रचना में जो है
सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अखरावट। ख्याल किया, अखरावट जो है इसको जायसी के सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन करने वाला रचना माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकपक्षीय प्रेम का चित्रण। ठीक रखिएगा, एकपक्षीय प्रेम का चित्रण जो है ये जायसी के विरह वर्णन में शामिल नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस आलोचक ने जायसी की अवधि को जो है अवधि का अर्धान कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह। ठीक रखिए, बच्चन सिंह ने जो है जायसी की अवधि को अवधि का अर्धान कहा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पद्मावत का कौन सा खंड जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागमती वियोग खंड। ठीक रखिएगा, नागमती वियोग खंड जो है इसको हिंदी साहित्य का अनुपम निधि कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे संत कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। ठीक रखिएगा, सुंदरदास जो हैं ये संत कवियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदरदास जो हैं ये किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो ये जो है निर्गुण संत कवि। ठीक रखिएगा, निर्गुण संत कवि के अंतर्गत आते हैं सुंदरदास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन जो है वो असत्य है संत कवियों के संदर्भ में? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी संत कवि सन्यासी थे। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग के थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु सभी संत कवि सन्यासी थे, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता जो है वो असमान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खंडनात्मक प्रवृत्ति जो है ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी गुरु का महत्व ये बिल्कुल सही है। माया या शैतान का विरोध ये बिल्कुल सही है। और प्रेम की प्रधानता ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीन ऑप्शंस जो हैं ये संत काव्य और सूफी काव्य की विशेषता मानी जाती है। परंतु खंडनात्मक प्रवृत्ति जो है ये संत और सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभु हो सब पतितन को टीको, ये गाया था सूरदास ने। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत जो है इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। ठीक रखिएगा, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा जो है ये भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु। ठीक रखिएगा,
चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। तो राघवानंद के शिष्य कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राघवानंद के वो कौन से शिष्य थे जिन्होंने कि उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को जो है युगानुकूल तक इसको प्रचार प्रसार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। ठीक है, रखिएगा रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो किस आलोचक ने जो है तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, रखिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवितावली का मुख्य छंद क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवितावली का जो है मुख्य छंद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवित सवैया। ठीक है, रखिएगा कवित सवैया जो है ये कवितावली का मुख्य छंद है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास की किस रचना को जो है मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हनुमान बाहुक। ठीक है, रखिएगा हनुमान बाहुक जो है इसको मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का जो आरंभ है वो किससे किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंगलाचरण। ठीक है, रखिएगा मंगलाचरण से जो है रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की जो है अंतिम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हनुमान बाहुक। ठीक है, रखिएगा हनुमान बाहुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास की किस रचना को जो है कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्वती मंगल। ठीक है, रखिएगा पार्वती मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना गीतिकाव्य के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो तुलसीदास की कौन सी रचना जो है गीतिकाव्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। ठीक है, रखिएगा कवितावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। ठीक है, रखिएगा खंड काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया था? तो तुलसीदास ने जो है अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख जो है किस रचना में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवितावली। ठीक है, रखिएगा कवितावली में किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? तो रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1601 ईस्वी। ठीक है, रखिएगा 1601 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश या अनुच्छेद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचंद्रिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 39। ठीक है, रखिएगा 39 अनुच्छेद हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन जो हैं ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, रखिएगा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा ग्रंथ है जो कि रहीम का ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेट कौतुक जातकम। ठीक है, रखिएगा खेट कौतुक जातकम जो है इसको
ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है रहीम का, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम का समय क्या है या रहीम का जीवन काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1556 से 1627। ठीक रखिएगा, सन 1556 से 1627 जो है ये रहीम का समय है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति जो है कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाधि। ठीक रखिएगा, रास पंचाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? तो किसने जो है कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। ठीक रखिएगा, बच्चन सिंह जो है इन्होंने कबीर को जो है रेडिकल सुधारक कहा है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको जो है रेडिकल सुधारक कहा जाता है? तो वो है कबीरदास। ठीक रखिएगा, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू ना छाड़े खेत। ये दोहा किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। ठीक रखिएगा, कबीरदास ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी सवदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निरुपही भगत कली निंदही वेद पुराण। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ठीक रखिएगा, तुलसीदास ने कहा है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदम हम पानी, शीर्षक पद किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पद किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैदास। ठीक रखिएगा, रैदास ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौ जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। ये पंक्ति किसकी है? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीर। ठीक रखिएगा, कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सब कभिन्न केर पिछ लगा, किछु कही चला तबल दई डगा। ये पंक्ति किसकी है? ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जायसी ने कहा है। ठीक रखिएगा, जायसी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहित कहा छार भई मुठी। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जायसी। ठीक रखिएगा, जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन किस आलोचक का है या किस लेखक का है? बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाज ना लागत आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं हनाथ। ये पंक्ति किसकी है? ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली। ठीक रखिएगा, रत्नावली ने कहा है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का सा है, परंतु कथा का प्रभाव प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो कथन है ये किस ग्रंथ के संदर्भ में है कि इसका स्वरूप तो है प्रबंध काव्य का सा है, परंतु कथा का प्रभाव प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। तो ये जो है किस ग्रंथ के आधार पर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। ठीक रखिएगा, रामचंद्रिका के संदर्भ में ये कथन कहा गया है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे
सही होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भलो बुरो न तू गुने, वृथा कथा कहे सुने ना, रामदेव गाई है ना देवलोक पाई है। ये किसने कहा है? ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। ठीक है, केशव दास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो किसमें है जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है? रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान को पूरा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पे किस कवि का नाम होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में इसकी भावुकता उच्च कोटि की है। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। ठीक है, चिंतामणि जो है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चिंतामणि त्रिपाठी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, और केशव दास को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के अंतर्गत नहीं माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, चिंतामणि त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धुरी तीन पायन की हा हा नेकू आनी दे, ये मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? तो ये जो है किस ग्रंथ के महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। ठीक है, घनानंद ने कहा है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह। ठीक है, राजा मान सिंह जो है ये द्विजदेव का वास्तविक नाम है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित रत्नाकर के रचयिता का नाम क्या है? तो कवित रत्नाकर के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। ठीक है, सेनापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। ठीक है, केशव दास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हित तरंगिणी। ठीक है, हित तरंगिणी जो कृपाराम ने लिखा है, इसको जो है डॉक्टर नगेंद्र ने रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सतसई परंपरा की पहली रचना जो है कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गाथा सप्तसती। ठीक है, गाथा सप्तसती जिसके लेखक हाल कवि हैं, इन्होंने जो है सतसई परंपरा की पहली रचना लिखी थी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजयावघर कहने वाले समीक्षक कौन है? तो रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजयावघर कहने वाले समीक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है, तो कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे? तो पहले मिलान करते हैं। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये लिखा है चिंतामणि ने। ठीक है, चिंतामणि। उसके बाद लाल कवि, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है छत्र प्रकाश। ठीक है, छत्र प्रकाश। उसके बाद आता है सुजान चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है। उसके बाद आता है सुजान चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है सुदन कवि ने। ठीक है, सुदन। और उसके बाद आता है पद्मिनी चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है
और उसके बाद आता है पद्मिनी चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है मुबारक ने। तो आपका जो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरंगी सतसई। ठीक है, रखिएगा फिरंगी सतसई। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कवि। ठीक है, रखिएगा कृष्ण कवि ने किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो पहले मिलान करते हैं। पहले आता है वीर सिंह देव चरित्र, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है केशव दास ने। ठीक है, रखिएगा केशव दास ने लिखा है। उसके बाद आता है कविकुल कंठाभरण, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है कवि दुल्हन ने। ठीक है, रखिएगा याद रखिएगा कवि दुल्हन ने लिखा है। उसके बाद आता है वृत्त कौमुदी, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है, तो वृत्त कौमुदी लिखा है मतिराम ने। उसके बाद आता है रस प्रबोध, इसके लेखक हैं रसलीन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है, रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो, ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास। ठीक है, रखिएगा भिखारी दास ने कहा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों में सुमेलित करना है। तो पहले आता है कविकुल कंठाभरण, इसके लेखक हैं कवि दुल्हा। ठीक है, रखिएगा कवि दुल्हा। उसके बाद आता है ललित ललाम, इसके लेखक हैं मतिराम। ठीक है, रखिएगा मतिराम। फिर आता है सर्व सोलह प्रकाश, इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद आता है छंदमाला, इसके लेखक हैं केशव दास। ठीक है, रखिएगा केशव दास। तो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने केशव दास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस विद्वान ने जो है केशव दास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? किसने कहा है केशव दास को भाषा का मिल्टन? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। ठीक है, रखिएगा मिश्र बंधु। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी कृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम क्या है? इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो जायसी कृत अखरावट की तर्ज पर लिखा गया रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ककहरा। ठीक है, रखिएगा ककहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुख सागर तरंग। ठीक है, रखिएगा सुख सागर तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छंदमाला। ठीक है, रखिएगा छंदमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों की उनके रचयिताओं के साथ मिलान करना है। तो पहले आता है सुधा निधि, इसके लेखक कौन है? तो सुधा निधि के लेखक हैं तोष। ठीक है, रखिएगा तोष ने लिखा है सुधा निधि, तोष कवि। उसके बाद आता है रतन हजारा, इसके लेखक हैं रसनिधि। ठीक है, रखिएगा रसनिधि। उसके बाद आता है द्रोण पर्व, इसके लेखक हैं कुलपति मिश्र। ठीक है, रखिएगा कुलपति मिश्र। उसके बाद आता है रामेश्वर मेघ। ठीक है, रखिएगा रामास्व मेघ, इसके लेखक हैं चिंतामणि। तो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतिराम का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ जो है मतीराम का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृत्त विचार। ठीक है क्या? वृत्त विचार जो है इसके लेखक मतीराम नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी रसराज, अलंकार पंचाशिखा और वृत्त कौमुदी जो है ये मतीराम की रचनाएं हैं, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह विचरित नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कृति जो है गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है या उन्होंने नहीं लिखा है? तो कौन सी रचना जो है गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवित प्रकाश। ठीक है क्या? कवित प्रकाश जो है ये गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान रहित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित के रचयिता इनमें से कौन है? तो इन सभी रचनाओं के कवियों के नाम क्या है, ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुजान रहित प्रबंध के लेखक हैं घनानंद, सुजान विलास के लेखक हैं सोमनाथ और सुजान चरित्र के लेखक हैं सूदन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविराज शिरोमणि उपाधि किसे प्राप्त है या किस कवि को प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविराज शिरोमणि उपाधि जो है ये किस कवि को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर को जो है कविराज शिरोमणि कहा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देव कवि। ठीक है, देव कवि ने जो है छल को 34वां संचारी भाव माना है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, सैयद गुलाम नबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रीतिकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों से सुमेलित करना है, यानी सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम है और सूची 2 में कवियों के नाम। तो पहले मिलान करते हैं। तो रसिक मोहन, इसका सही उत्तर होगा आपका रघुनाथ बंदीजन। ठीक है, रघुनाथ बंदीजन ने लिखा है रसिक मोहन, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आता है तुलसी भूषण, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है रसरूप ने। ठीक है, रसरूप। उसके बाद आता है रस दर्पण, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है सेवादास ने। ठीक है, सेवादास। और वृत्त विचार, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है सुखदेव मिश्र ने। तो आपका सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विजदेव। ठीक है, द्विजदेव जो है इनको रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है? तो बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण दास। ठीक है, राधा कृष्ण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। ठीक है, पद्माकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगन कवित की वो खेल करी जनियो है, समीक्षात्मक उक्ति के लेखक कौन है? ये किसने कहा है? ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर। ठीक है, ठाकुर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुसूदन। ठीक है, मधुसूदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सुरति मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमर चंद्रिका। ठीक याद रखिएगा, अमर चंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका, इसका विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी सतसई की टीका। ठीक याद रखिएगा, बिहारी सतसई की टीका जो है ये लाल चंद्रिका का विषय है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो घनानंद जो है ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक याद रखिएगा, घनानंद जो थे ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपातकर्ता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपातकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। ठीक याद रखिएगा, मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है? बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्म सिंह शर्मा। ठीक याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित करना है। तो किसने लिखा है? सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले आता है बिहारी सतसई की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है पद्म सिंह शर्मा ने। ठीक याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा। उसके बाद आते हैं बिहारी और देव, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है लाला भगवान दिन ने। ठीक याद रखिएगा, लाला भगवान दिन। उसके बाद आता है देव और बिहारी, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक याद रखिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। उसके बाद आता है बिहारी की वागीभूति, ये किसने लिखा है? तो बिहारी की वागीभूति लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका जो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना है जो कि महाराज जसवंत सिंह ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसभूषण। ठीक याद रखिएगा, रसभूषण जो है इसके लेखक महाराज जसवंत सिंह नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास कृत रसिक प्रिया जो लिखा गया था 1591 में। ठीक याद रखिएगा, रसिक प्रिया लिखा गया था 1591 में, का आधार ग्रंथ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार तिलक। ठीक याद रखिएगा, श्रृंगार तिलक। तो श्रृंगार तिलक जो है ये रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं रुद्र भट्ट। ठीक याद रखिएगा, रुद्र भट्ट जो है ये श्रृंगार तिलक के लेखक हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि है, ये किसने कहा है? तो भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि है, ये कथन किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ मिश्र। ठीक याद रखिएगा, विश्वनाथ मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देव माया प्रपंच। ठीक याद रखिएगा, देव माया प्रपंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्तिभाव। ठीक याद रखिएगा, भक्तिभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि का है? ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि का है या किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। ठीक याद रखिएगा, घनानंद जो है इनका ये कथन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो आपका सी ऑप्शन जो है घनानंद, ये आपका सही ऑप्शन है। इनको जो है साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा है। तो यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक,
ऋतु बसंत के माही। ये दोहा जो है किस रचना से लिया गया है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृंद सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुदन रचित सुजान चरित का विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुजान, भरतपुर के राजा की वीरता। ठीक रखिएगा, भरतपुर के राजा की वीरता जो है ये इसका विषय वस्तु है सुजान चरित का। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ललित ललाम पर जो है किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रालोक। ठीक रखिएगा, चंद्रालोक का प्रभाव है जिसके लेखक हैं जयदेव। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने मर्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य शुक्ल ने मर्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रस रहस्य, जिसके लेखक है मतिराम। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक सतसई के रचयिता का नाम क्या है? यमक सतसई। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृंद। ठीक रखिएगा, बृंद कवि ने लिखा है यमक सतसई। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास त्रिवेदी के रीतिग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? तो कालिदास त्रिवेदी के रीतिग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नायिका भेद। ठीक रखिएगा, नायिका भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद जो है किस रीतिकालीन कवि ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुलनाथ गोपीनाथ। ठीक रखिएगा, गोकुलनाथ गोपीनाथ ने जो है इसका पद्यानुवाद किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा गया है। आज पार्ट 4 समाप्त हो गया, कल पार्ट 5 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।